अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। होपफुली एवरीबडी इज़ डूइंग वेल और पर्टिकुलरली कराची वालों ठीक ठाक हो, सही सलामत हो। भाई बारिश तो मुसलसल हो रही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब तक वो तूफ़ानी बारिश नहीं हुई है जिससे तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग आती। तो मुसलसल ऑलमोस्ट पूरी रात बारिश होती रही है, वो खिड़की में से आवाज़ आती रही है। मैं थोड़ी देर बाद उठता था कि भाई क्या सीन है, तो कहीं कहीं बूंदों की आवाज़ आ रही थी, लेकिन बारिश चूँकि आहिस्ता थी इसलिए पानी खड़ा नहीं हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर पानी साथ साथ निकलता रहा। जो थोड़े नशेबी इलाके हैं वहाँ तो आपको पता है थोड़ी सी बारिश भी हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, लेकिन ओवरऑल शहर मफलूज नहीं हुआ। निज़ाम ज़िंदगी कराची का रवां दवा है। अब आज के दिन और कल के दिन की क्या प्रेडिक्शन है, कुछ वो तो बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपको पता है ना, फिर ऐसे मौके पे मुख्तलिफ खबरें गर्म हो जाती हैं कि भाई पता नहीं 70 से 80 नॉटिकल माइल की रफ्तार से तूफ़ानी हवाएं चलेंगी, तो उससे ज़रा खौफ व हिरास है। इसमें कितनी सदाकत है, क्या तूफ़ान का ख़तरा टल गया है? वो जो डीप डिप्रेशन बताया जा रहा था, इत्तलात आखिरी यही है कि वो कराची सिंध के साहिली इलाकों से ज़रा दूर हट रहा है। बलोचिस्तान में अभी भी तूफ़ानी बारिश का इम्कान है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हम महकमा मौसमियात से ही लेंगे और सर्टनली फिर आपको अपडेट करेंगे। अच्छा जी, ये आपने देख लिया है कि आई एम वेयरिंग अ पिंक रिबन लाइक एवरी ईयर। आज से अक्टूबर का आगाज़ हुआ है और अक्टूबर के महीने को हम मंसूब करते हैं, पिंकटॉबर कहते हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के महीने से। पाकिस्तान में आज भी ख़वातीन की शरह बढ़ रही है, ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला हो रही हैं और उसकी वजह से अमवात भी हो रही हैं। मुख्तलिफ टैबूज़ आज भी इस मरज़ के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर इस को सेलिब्रेट करना, इस पे बात करना, इसके बारे में आगाही देना, इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो टैबूज़ हैं, जो बिला वजह की बातें इस बीमारी के साथ मुंसलिक हैं, उसका खात्मा किया जा सके। आप अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करें और खुदा न खास्ता कोई इशू है तो अर्ली स्टेज पे डॉक्टर से ट्रीट करा लें। ये बहुत काबिल इलाज मरज़ है, इससे घबराने की, इससे डरने की कोई बात नहीं है। सो हम सारा महीना वक्तन फ़वक्तन इस बारे में पर्टिकुलरली ख़वातीन और मर्दों को, घर के मर्दों को भी आगाही देते रहेंगे। इसके अलावा बहुत कुछ है भाई। बाबर आजम क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, टीम तो उनकी हार गई है लेकिन वो अपने रिकॉर्ड्स बनाते चले जा रहे हैं। मौसम की बात होगी, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की हमने तफसील से आज के प्रोग्राम में बात करनी है, जहां सरिये की कीमत ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई है। सीमेंट, बजरी, रेत, हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। तो वो जो एक घर बनाने का ख्वाब था वो आम आदमी की पहुंच से कितना दूर है या अभी भी अफोर्ड कर सकता है आम आदमी? इस सारी सूरत हाल पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सैयद कमाल साहब को तो हम याद करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले ज़रा कराची की खैर खबर ले लें और आपको भी दें कि भाई कराची के करीब बनने वाला तूफ़ान जिसका नाम था गुलाब शाहीन, उसकी शिद्दत में इजाफे के बायस मुसलसल अब चौथा अलर्ट अपेरेंटली कह रहे हैं कि जारी किया गया है। लेकिन बाज़ इत्तलात ये भी हैं कि वो जो डीप डिप्रेशन था अब वो कराची के साहिल से एटलीस्ट दूर हटता जा रहा है। कराची में रात भर हल्की बारिश होती रही है, कहीं हल्की कहीं मॉडरेट सी बारिश होती रही है। मौसमी सूरत हाल के सबब कराची में आज आम तातील का ऐलान किया गया है। पर्टिकुलरली जो समुंदर में तुग़यानी का सिलसिला था वो बहुत उरूज पर था, जिसकी वजह से माहीगीरों को बहुत मुश्किलात का सामना था। सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद हैं। कराची में आज आम तातील का ऐलान है। बाय द वे इंटरनेट सर्विस भी कुछ मुतासर है, इसलिए मेरे बेटे की तो ऑनलाइन क्लास थी वो भी कैंसिल हो गई है, बिकॉज अब कुछ डिस्ट्रप्शन इंटरनेट सर्विसेज में भी हैं। जामे कराची में होने वाले इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात ने बहूरा अरब में बनने वाले डिप्रेशन की वजह से कराची, सिंध और अब पर्टिकुलरली बलोचिस्तान तक 2 अक्टूबर तक डेट बताई जा रही है। साहिली इलाकों में तूफ़ानी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। आंधी के बायस बिलबोर्ड से कमज़ोर इमारतों को नुकसान का खतरा भी बताया जा रहा है कि बदस्तूर मौजूद है। और कल भी तेज़ हवाओं से कराची में बिजली के खंभे और कुछ दरख्त गिरे हैं और कराची में रेड इमरजेंसी नाफिज की गई। तूफ़ानी बारिशों से शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। शहरियों से कहा गया है कि वो जितना घरों में रहें उतना ही बेहतर है। भाई गैर ज़रूरी तौर पर तो आपको निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। रात भर हम देखते रहे कि अमला जो था म्यूनसिपलिटी का वो भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब भी सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव थे। रात भर उनकी ट्वीट्स का मैंने भी जायज़ा लिया और हर थोड़ी देर बाद वो अपडेट करते थे कि भाई यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल सूरत हाल क्लियर है। और घर से यहाँ तक आते हुए भी कहीं एज सच ना ट्रैफिक की रवानी हमें मुतासर नज़र आई, ना कहीं बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ नज़र आया। लेकिन एक एडवांटेज सारी सूरत हाल में ये भी रहा है कि बारिश एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई है। सो वो हल्की 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 आहिस्ता आहिस्ता बारिश होती रही है। दौरानिया बहुत तवील था, ऑलमोस्ट पूरी रात बारिश हुई है, लेकिन इतनी तेज़ नहीं हुई जिसकी वजह से एक केओस की सूरत हाल बनती। जो पानी आता गया वो साथ साथ निकलता चला गया। सो हमेशा सूरत हाल तब ख़राब होती है जब
थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। और सर्टनली फिर आपको पता ही है, मशहूर ज़माना वो डायलॉग है कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी भी आता है, और ये हकीकत भी है। लेकिन अब चूँकि बारिश हल्की होती रही है, इसलिए पानी भी जैसे जैसे आता रहा है वैसे वैसे निकलता भी अपेरेंटली रहा है। अच्छा जी, मुख्तलिफ इलाकों की हम सूरत हाल ज़रा मालूम करेंगे। और अभी तो हम चलेंगे नागन चौरंगी, जहाँ पर कल नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात सिंध वो भी तस्करा कर रहे थे कि वो ज़रा प्रॉब्लमेटिक एरिया है। तो नागन चौरंगी पर क्या सूरत हाल है, ये हमें बताएंगे काशिफ मुश्ताक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार है। इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं, और उन टीमों का काम ये है कि मुख्तलिफ मकामात पर जैसे ही अगर पानी जमा होता है या कोई भी हंगामी सूरत हाल होती है तो वहाँ ये फौरी तौर पर काम करेंगी। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी जो है वो टीम डिप्लॉयड की गई है, साथ साथ सिंध पुलिस की जानिब से भी कराची के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है वो टीमें डिप्लॉयड की गई हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से जैसे कि पेशनगोई की गई थी कि कराची में तेज़ बारिश का इम्कान है और तेज़ बारिशें होंगी, जिसकी वजह से शहर का जो माहौल है वो डिस्टर्ब होगा। तो इस हवाले से हंगामी सूरत हाल तो रखी गई है, साथ साथ आज आम तातील का भी कमिश्नर कराची की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ सड़कों पर जहाँ पानी जमा हुआ वहाँ इंतज़ामिया की जानिब से फौरी कार्रवाई भी की गई और सक्शन पंप भी लगाए गए, ताकि जो कराची में ट्रैफिक का निज़ाम एक बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। जैसी बारिश होती है तो उससे निपटने के लिए ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का अमला काम करेगा, साथ साथ जो है इंतजामिया भी काम कर रही है, और जहाँ जहाँ कराची के अंदर पानी जमा हो रहा है उसे फौरी तौर पर जो है वो निकाला जा रहा है। सक्शन पंप वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया। काशिफ मुश्ताक हमें नागन चौरंगी और इसके अतराफ़ की सूरत हाल के बारे में अपडेट करे थे। ये ज़रा नशेबी इलाका है, प्रॉब्लमेटिक इलाका है, यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसे तो पूरे कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ हैं, लेकिन यहाँ ज़रा कुछ ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, इसलिए वहाँ अभी सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। सक्शन पंप वगैरह की वजह से अमला निकलता रहा, साथ साथ पानी, लेकिन रात को तैयारी भरपूर की गई थी, यहाँ तक कि कश्तियाँ वगैरह तक ला कर रख दी गई थी। मुख्तलिफ जगह पर मैंने वैसे रास्ते में भी ये रेन इमरजेंसी कैंप्स जो है ना ये बने हुए देखे हैं। बाज़ जगह पर सिर्फ पेनाफ्लेक्स लगाया हुआ है और आगे कुछ नहीं है, लेकिन बाज़ जगह पर तैयारी है, जैसे कि यहाँ पर कश्तियाँ वगैरह ला कर रखी गई थी। अभी तो अल्लाह का शुक्र ही है, वैसे लोग मजाक उड़ा रहे हैं भाई इतनी बारिश की तवक्को थी और इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि हुई नहीं है, पर शुक्र करें कि इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, जो हुई है उसी को संभालने तो काफ़ी है, इतनी ही काफ़ी है। तो सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं महकमा मौसमियात के। सरदार साहब, पूरी रात ऑलमोस्ट हल्की तेज़, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश होती रही है, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल शहर में हम निकले हैं तो अंडर कंट्रोल ही है, कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं खड़ा हुआ। आज के दिन का बताइए और फिर कल के दिन का बताइए। सबसे पहले तो आज से ही शुरू कर लें, क्या वो जो डीप डिप्रेशन था, वो जो तेज़ हवाएं और समुद्री तूफ़ान का ख़तरा था, गालिबन वो तो टल गया शायद? देखिए, समुद्री तूफान तो अपनी जगह है, वो तो बनेगा। इम्कान यही है कि अगले 6-8 घंटे में वो उसकी तश्कील हो सकती है, इसलिए कि डिप्रेशन से ही अब डीप डिप्रेशन में कन्वर्ट हुआ है। सुबह जो हमने इशू किया था अलर्ट 4, तो उसमें मेंशन किया था ये चीज़, लेकिन अब ये इम्कान है कि कराची से ग्रेजुअली, कराची से या बकिया लाहौर के बाकी सिंध के जो कोस्ट है उससे भी ग्रेजुअली दूर होता जाएगा। यानी पहले कराची के साउथ ईस्ट में था, जनूब मशरक में था, अब ये साउथ वेस्ट में गया है स्लाइटली, तो और भी मजीद साउथ वेस्ट की तरफ शिफ्ट होता है, तो फिर यहाँ पर बहुत हैवी फॉल्स के जो चांसेस थे, एक्सट्रीम हैवी जो मेंशन किया गया था, वो उसके चांसेस अब कदर कम हो गए हैं, और जो मैसिव अर्बन फ्लडिंग का खदशा था वो अब नहीं है इतना, लेकिन फिर भी किसी वक्त हैवी फॉल्स आज मुतवक्के हैं, आने वाली रात को हो सकते हैं। लेकिन वो जो शदीद तेज़ हवाएं और 70-80 नॉटिकल माइल और किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की पेशगोई थी, वो अब प्रॉब्ली खतरा थोड़ा टल गया है, राइट? जी, कराची की हद तक, लेकिन जी बलूचिस्तान का जो साहिल है वो बदस्तूर है, उसी तरह से एक तरह से ना खदशा है उस तरफ। चलें, आई होप बलूचिस्तान में भी भरपूर तैयारी की गई हो इससे निपटने के लिए। अच्छा, आज सारा दिन बारिश है और फिर मौसम खुलेगा कब तक? कल सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी दोपहर तक, या कल भी बारिश का इम्कान है सारा दिन? जी देखिए, मैं अभी कोई लेटेस्ट डेटा देख लूँ तो फिर कुछ उस पर फाइनल हम कमेंट करेंगे, इसमें अब आने वाली अपडेट पे कर देंगे, लेकिन इम्कान यही है कि कल तक है, इसका इन्फ्लुएंस इस तरह से रहेगा। ऐसा करते हैं फिर सरदार साहब, अभी आप बिल्कुल लेटेस्ट डेटा देखें, उसको एनालाइज करें, और इन द नेक्स्ट आवर यानी 10 बजे ऑफ जियो पाकिस्तान हम टॉप ऑफ द आवर आपसे दोबारा से अपडेट ले लेते हैं कि सूरत हाल है क्या। ठीक है जी? ठीक है जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब।
और भाई सिंध के बाकी इलाके भी मुतासर हैं। हम कराची करते रहते हैं, लेकिन असल जो ख़तरा है ना इस वक्त, जो तूफ़ानी हवाओं का ख़तरा है वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों को है। तो हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट की क्या तैयारी है उनसे भी ज़रा रब्ता करें, उनसे पूछें कि भाई क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी हम चलेंगे बदीन सिंध में, इंटीरियर सिंध में। तो कराची से पहले ही एक्चुअली बारिशों का सिलसिला जारी था। बदीन की सूरत हाल हमें अपडेट करेंगे। कौन है जी हमारे साथ? एजाज जई साहब, ओवर टू यू एजाज साहब। देखिए, समंदर में मौजूद डिप्रेशन के डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की बात की जाए तो जिला बदीन में सूरत हाल ये है कि यहाँ पर आसमान जो है मुकम्मल तौर पर साफ हो चुका है और धूप निकल आई है और उसके साथ हल्की हल्की हवा भी चल रही है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में भी हमें जिला के किसी भी इलाके में तेज बारिशों की इतलात नहीं मिली है। चंद एक मकामात पर बूंदाबांदी का सिलसिला तो जरूर जारी रहा है, तब वो तेज बारिश में तब्दील नहीं हुआ है और इस वक्त भी जो है आसमान साफ हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी जिला बदीन में तेज बारिशों की पेशन गोई की गई है और अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर किया गया है। जबकि दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का कहना है कि किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारियां कर ली गई। अगर तेज बारिश होती भी है तो पानी की निकासी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। जबकि अब आसमान खुल चुका है, धूप निकल आई है और हवा भी साथ चल रही है। जी चले भी, बदीन से तो ऐसा लग रहा है कि बारिश का जो स्पेल है वो अब निकल गया है, क्योंकि बदीन में एक्चुअली कल से कराची में प्रॉब्ली बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है सही से। बदीन वगैरह में, ठट्टा वगैरह में, सजावल में, थरपारकर में उससे भी 2 दिन पहले से बारिशों का सिलसिला जारी था। तो आज बदीन में ज़रा मौसम खुल गया है और सूरज नज़र आ रहा है, हल्के कहीं बादल हैं, लेकिन ओवरऑल इट्स अ प्लेजेंट सिचुएशन एज़ फार एज़ वेदर इज़ कंसर्न। बदीन आसमान पे तो प्लेजेंट ही है, जो ज़मीन पे सूरत हाल थी वो तो आपने देख ही ली थी। खैर, अभी हम बाबर आजम की बात करेंगे भाई। और T20 में नॉर्दर्न और सेंट्रल पंजाब के दरमियान मैच हुआ। अगरचे नॉर्दर्न 6 विकेटों से मैच जीत गया और मैन ऑफ द मैच रहे नॉर्दर्न के हैदर अली, जिन्होंने 6 छक्के और 6 पता नहीं कितने ओवरऑल 91 रन की, चौकों की तादाद ज़रा मैं भूल गया हूँ इनकी, 91 रन की इन्होंने इनिंग खेली, नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। लेकिन मैच के हीरो जो थे हम तो कहेंगे वो बाबर आजम भी थे और इन्होंने बनाए 105 रन और साथ ही T20 फॉर्मेट में रिकॉर्ड 6ठी सेंचुरी भी बनाई है इन्होंने। अच्छा जी, बाबर आजम T20 मैचेस में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज भी बन गए। इसी के साथ ही बाबर आजम 6 या इससे ज़ायद सेंचुरियाँ बनाने वाले दुनिया के 9वें बैट्समैन भी बन गए हैं। इस फहरिस्त में क्रिस गेल 22 सेंचुरियों के साथ पहले नंबर पर है। स्टाइलिश बल्लेबाज बाबर आजम अगर अगली 6 इनिंग्स में 20 रन बना लेते हैं तो जो T20 फॉर्मेट है ना, इसमें तेज़ तरीन 7000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम हो जाएगा। सो गुड लक बाबर आजम फॉर द रेस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स। आप माशाल्लाह ज़बरदस्त ट्रैक पे हैं, आपकी फॉर्म अच्छी है, आप मेहनत करते हैं और उसका सिला भी नज़र आता है। एंड उम्मीद तो यही है कि वर्ल्ड कप में भी आपकी इसी तरह की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी रहेगी। लेकिन सारी उम्मीद बाबर आजम से लगा लेना भी गलत होता है, बाकियों को भी कुछ अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, पर्टिकुलरली मिडल ऑर्डर जो हमें हमारा। खैर, इस पे हम ज़रा बात करेंगे तफसील से। लेकिन अभी भाई नॉन वैक्सीनेटेड, वैसे आप अगर हैं अभी तक नॉन वैक्सीनेटेड, कि आप क्यों हैं अभी तक नॉन वैक्सीनेटेड और आप किस दुनिया में रह रहे हैं? और अब आपके लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि बता रहे हैं हम आपको कि हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन हो गई है ख़त्म। कोरोना वैक्सीनेशन ना लगवाने वाले अफराद पर पाबंदियों का घेरा तंग किया जा रहा है। और अगर खुदा न खास्ता आपका कोई जुगाड़ लगा है और आपने कोई जाली वैक्सीनेशन कार्ड बनवा लिया है तो इंशाल्लाह कोशिश तो हम करेंगे कि वो किसी जद में आ जाए, दुआ भी करेंगे और आप पकड़े जाएं। और अगर नहीं पकड़े जाते तो आप खुद खुदा को खौफ करें, आपको गुनाह मिलेगा इस चीज़ का, क्योंकि आपकी वजह से कितने लोग एट रिस्क हो सकते हैं। और उन कितने लोगों में अगर किसी की जान चली जाए तो आप अपने आप को, शायद आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आप सोचिए कि आपको कहीं ना कहीं तो इस बात का जवाब देना पड़ेगा। खैर, वैक्सीन ना कराने वाले अफराद आज से ना जहाज़ पर सफ़र कर सकेंगे, ना रेल का सफ़र कर सकेंगे, ना शादी ब्याह की तकरीबात में जा सकेंगे। इससे बड़ी प्रॉब्लम होगी लोगों को, शायद इस वजह से ही करा लें। और होटल के अंदर भी खाना नहीं खा सकेंगे, किसी रेस्ट हाउस में नहीं रह सकेंगे। सो ये सारी सूरत हाल है जी। इसलिए बराए मेहरबानी, इन केस यू आर नॉट वैक्सीनेटेड तो प्लीज़ हाथ जोड़कर हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं, अपने लिए, इस कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए अपने आप को ये मुफ्त टीका जो हुकूमत की तरफ से लगाया जा रहा है लगवा लीजिए। मुल्क में कोरोना के मजीद 1411 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि जो पॉजिटिविटी रेट है, जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 2.87 पर आ गया है। ऑल्दो 56 मरीज़ इंतकाल कर गए हैं और इनमें ज़्यादातर मरीज़ वही हैं
जो अनवैक्सीनेटेड थे। बारहा हम आपको बता रहे हैं, इसलिए गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। पिंकटोबर, आपको पता है हम अक्टूबर का महीना, सारा महीना ही ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करते हुए गुजारते हैं और आज से अक्टूबर का आगाज़ हुआ है, तो आज तो इस बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी हर साल अक्टूबर भर का महीना ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के तौर पर मनाया जाता है और इस कैंसर के साथ पाकिस्तान में बहुत सारे टैबूज जुड़े हुए हैं। इसके बारे में बात कम की जाती है, जिसकी वजह से बहुत देर हो जाती है, जिसकी वजह से ख़वातीन की जान चली जाती है। ख़वातीन में कैंसर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये कैंसर है। इसी बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ पिंक रिबन के रूह-ए-रवा उमर आफ्ताब साहब मौजूद हैं और बड़े साल से इस कॉज के साथ ये जुड़े हुए हैं और इस कॉज के साथ जियो जंग ग्रुप भी मुंसलिक है। तो हम इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं और इस बारे में आगाही देने की भरपूर कोशिश करते हैं। उमर साहब, शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात हुई है अक्टूबर में इस मरतबा। बताइएगा, हर साल के स्टेटिस्टिक्स का अगर जायज़ा लिया जाए तो गुज़श्ता साल या उससे पिछले साल अभी क्या सूरत हाल पहले से बुरी है या अवेयरनेस की वजह से कुछ बेहतरी आ रही है? देखें, बिल्कुल एक तो मैं जंग और जियो ग्रुप का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अब तकरीबन कोई 10 साल से आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज़ में। बिल्कुल कुछ फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा है, इतनी बात हुई है इसके बारे में, तो एटलीस्ट कम से कम ये हुआ है कि ये जो टॉपिक है जिसको अंडर द कारपेट कर दिया जाता था वो एटलीस्ट अब डिस्कस होना शुरू हुआ है और उससे हमने देखा है कि ख़वातीन अब रिलेटिवली जैसे पहले तकरीबन कोई 70% ख़वातीन थर्ड स्टेज पे रिपोर्ट करती थी, तो उसमें हमने देखा कि कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट आई है। अर्ली डायग्नोसिस की तरफ जो है वो थोड़ा सा अवेयरनेस आई है। मैमोग्राम के ऊपर कुछ जल्दी अब ख़वातीन मैमोग्राम की तरफ जाती हैं सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन के बारे में। तो इतने सालों की बात से बिल्कुल एक फ़र्क पड़ा है, लेकिन अभी उतना फ़र्क नहीं है जितना होना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2 साल में जो कोविड की सिचुएशन है इसने भी चीज़ों को थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट किया। हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर बर्डन जो है वो कोविड की वजह से आया। अच्छा उमर साहब, एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है। देखिए, अब इदारे लाइक शौकत खानम ज़ाहिर है वो बहुत बोझ उठाते हैं ऑलरेडी, बहुत से डिज़र्विंग पेशेंट्स का इलाज करते हैं, लेकिन सबका वो भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास कितने ऐसे इदारे हैं? आई नो हॉस्पिटल इन लाहौर अनमोल है और भी कुछ हैं। हमारे पास एवेन्यूज़ क्या क्या हैं? क्योंकि एक गरीब की बात नहीं कर रहा है, एक मिडिल क्लास आदमी भी कैंसर का इलाज नहीं करा सकता। जी देखें, ये तो बिल्कुल ठीक है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से और जितना कैंसर बर्डन है उसके हिसाब से तो अभी कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। वैसे तो मैं यहाँ पे ये भी बात करता चलूँ कि जो पिंक रिबन पाकिस्तान का पहला डेडिकेटेड ब्रेस्ट कैंसर हॉस्पिटल बना रहा है, अभी अक्टूबर में इंशाल्लाह हम उसका OPD का इफ्तिताह कर रहे हैं। तो यानी इंशाल्लाह अगले कुछ हफ्तों में ये हॉस्पिटल जो है ये अप एंड रनिंग होगा और ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड एटलीस्ट कम से कम जो फैसिलिटी है प्रोवाइड करेगा। लेकिन हैविंग सेड दिस, जो इसीलिए जो हमारी कैंपेन जो है उसका, जैसे इस साल का जो हमारी जो 3 मेजर चीज़ें जिनको हम हाईलाइट कर रहे हैं, एक तो वो अर्ली डायग्नोसिस है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैमोग्राम है, फिर हेल्दी लाइफस्टाइल है। अब तो हम ये बात कर रहे हैं कि देखें 40% जो कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है विद हेल्दी लाइफस्टाइल। फॉर इंस्टेंस कैसे आप ज़रा अगर कुछ टिप्स हमसे शेयर कर सकें, बिकॉज आप एक्सपर्ट से इन टच रहते हैं। ठीक है, हमने ये बारहा बता दिया कि ख़वातीन अपने आप को सेल्फ एग्जामिन करें। 40 साल से ऊपर की ख़वातीन अपने आप को साल में एक दफ़ा मैमोग्राम करा लें अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल से कैसे प्रिवेंशन हो सकती है, वो क्या करें हम? देखें, जो खुराक जो हम ले रहे हैं उसको हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का, स्टीरॉइड्स का जो है वो उसमें शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से और ये जो स्टीरॉइड्स हैं ये ख़ास तौर पे हमने देखा है कि ये ख़वातीन की हेल्थ के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा मुज़र है। तो हम जितना नेचुरल फूड की तरफ जाएंगे, प्रिजर्व्ड फूड से इस्तेमाल उतना ही जी बिल्कुल। और इसमें फिर मेंटल हेल्थ है,
जो स्ट्रेस है बहरहाल वो क्योंकि इम्यून सिस्टम को वीक करता है, उससे फिर बॉडी के अंदर बहुत सारी डिटीरिएशन आती है, और फिर इसके साथ जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी है। तो इस वक्त ये प्रूवन फैक्ट है कि 40% जो कैंसर है उसको होने से रोका जा सकता है हेल्दी लाइफस्टाइल से। अच्छा, क्विकली उमर साहब अगर आप ये हमें बता सकें कि जो ख़वातीन खुद दूध पिलाती हैं बच्चों को, बिकॉज़ ये हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से इनकरेज करते हैं, क्या कोई रिसर्च ये साबित करती है कि उनमें ज़रा ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज जो दूध नहीं पिला पाती, या तो बाय चॉइस या समहाउ बिकॉज ऑफ अ मेडिकल रीज़न? बिल्कुल देखें, ये भी जनरली एक हमारे यहाँ मिथ पाई जाती है कि जो ख़वातीन दूध नहीं पिलाती उनको ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ऐसे नहीं है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी यंग बच्चियों को हो रहा है जो मैरिड भी नहीं है। लेकिन हाँ, हैविंग सेड दिस, जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीड करती हैं उनमें जो रिस्क है ब्रेस्ट कैंसर का वो तकरीबन कोई 3 से 5% जो है वो कम हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे हमें कॉल्स आती हैं, उसमें बच्चियों में बड़ा ये फेयर होता है कि अगर जेनेटिकली जो है वो रिस्क बहुत ज़्यादा, तो वो भी ये है कि तकरीबन कोई 5% के करीब जेनेटिकली रिस्क है। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में देखें और ख़ास तौर पे ये देखें कि हमारे यहाँ जैसे इस वक्त अनफॉर्चुनेटली यंग बच्चियों में ब्रेस्ट कैंसर हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि वो उसकी जो रेशो है वो बहुत बढ़ रही है। तो उसमें जो अभी तक जो चीज़ जो बिल्कुल समझ आती है वो ये है कि जो हमारे यहाँ जो इस वक्त फूड इंटेक है जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स मिलाए जाते हैं वो ज़्यादा अर्ली और जल्दी ग्रोथ के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहरहाल हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियों में और ख़ास तौर पे कैंसर का जो इंक्रीज़ हो रहा है उसमें बिल्कुल इजाफा कर रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और उमर आफ्ताब साहब, ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि वो जो पिंक रिबन का अस्पताल है वो इस महीने अपनी OPD का आगाज़ कर देगा, और वी गोना टॉक अबाउट दैट हॉस्पिटल इन डिटेल लेटर। बल्कि आप हमें कोशिश करें कि लाहौर से उस हॉस्पिटल का ज़रा वाया कैमरा फॉर आवर व्यूअर्स विजिट कराइए कि अभी वो किस स्टेज पर है, व्हेनेवर इट्स ओपन एंड अवेलेबल द फैसिलिटीज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच सर। सो दैट इज़ इट। अच्छा जी, एक तो देखिए इनकरेज करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग को, उन ख़वातीन में एक्चुअली रिस्क कम होता है, कुछ परसेंटेज उमर साहब ने बता दी, 3 से 5% जो अपने बच्चों को खुद दूध पिलाती हैं। अगर कोई मेडिकल वजह है तो वो तो और वजह बात है, लेकिन अदरवाइज़ बाय चॉइस ऐसा ना करना बच्चे की सेहत के लिए भी सर्टनली अच्छा नहीं होता। पीडियाट्रिशन जो हैं बिल्कुल नहीं इंकरेज करते कि आप फार्मूला मिल्क वगैरह की तरफ जाएँ और अपनी डाइट को हेल्दी रखें। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि लड़कियों में तो ज़्यादा ही ट्रेंड होता है चटपटी चीज़ें, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पका के खाना, या फिर बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाली चीज़ें खाना, जंक फूड खाना। और मैं अपने घर में भी सबको मना कर रहा होता हूँ बच्चियों को कि प्लीज़ बराए मेहरबानी ये जो बिला वजह की चीज़ें हैं ये ना खाई जाएँ, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी खुराक की तरफ अपने आप को लेकर जाएँ बराए मेहरबानी। अच्छा जी, और अभी हमने बलूचिस्तान की बात करनी है, और बलूचिस्तान से बड़ी अच्छी और मुस्बत खबरें मिल रही हैं। पिछले कुछ अरसे से बड़ी खुशगवार तब्दीली देखने में आ रही है, और वो ये है कि खेलों के ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से एथलीट्स आ रहे हैं। क्वेटा में होने वाले ऑल पाकिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले बड़े दिलचस्प रहे हैं। नेशनल T20 क्रिकेट इवेंट में भी बलूचिस्तान के खिलाड़ी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। हॉकी और बॉक्सिंग के मुकाबलों में भी बलूचिस्तान के एथलीट्स ने सबको हैरान कर दिया है। मुल्क के सबसे बड़े सूबे में खेलों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ खुशाइंद है। नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना और दुनिया भर में इनके टैलेंट को उभारना सर्टनली बहुत इनकरेजिंग है। इमरान गिचकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स इन बलूचिस्तान के। हम जियो सुपर पर ये मुकाबले देख भी रहे थे। इमरान साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। इमरान साहब, हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से बलूचिस्तान में खेलों के ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से एक्चुअली एथलीट्स आ रहे हैं। इस सब के पीछे आपकी सोच क्या थी, किस तरह से आपने सारा कुछ प्लान किया, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जो सबसे बड़ी बात है मेरा ख्याल है, हम पहले सूबा हैं जिसने एक बाकायदा स्पोर्टिंग कैलेंडर डेवलप किया है, और इस कैलेंडर को देखते हुए हम इसको लेके आगे चल रहे हैं। और ये जितने इवेंट्स आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे विजन है चीफ मिनिस्टर साहब का एंड ऑब्वियसली मिनिस्टर साहब का, और हम एज ए इम्प्लीमेंटर इसको लेकर आगे चल रहे हैं।
और इंशाल्लाह इसी तरह ये आपको इवेंट्स मुसलसल नज़र आते रहेंगे। अब ये फ़ुटबॉल के बाद हमारे नेक्स्ट 2 मेगा इवेंट आगे, बल्कि 3 मैं कहूँगा आ रहे हैं। एक तो हमारे 7 अक्टूबर से हमारा कराटे की नेशनल चैम्पियनशिप यहीं क्वेटा में हो रही है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से प्लेयर शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स और हम मिल के एक यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी अक्टूबर में हो रहा है इंशाल्लाह। और ग्वादर जीप रैली इंशाल्लाह 14, 15 और 16 अक्टूबर। तो ये 3 मेगा इवेंट्स हैं जो हमारे ऑलरेडी प्लान थे। एंड भाई ज़बरदस्त, आपने तो सारा कुछ ही बता दिया, लेकिन फिर भी हम इंसिस्ट करेंगे ताकि वो लोग जो इन खेलों में हिस्सा ले सकें, थोड़ा अगर और टाइमलाइन हमसे शेयर कर सकें, और आने वाले सालों के क्या प्लान हैं वो भी शेयर कर दें अगर है आपके पास कोई प्लानिंग तो। देखिए जी, हम तो पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड सेटर बनना चाह रहे हैं। हम ये लोगों को बावर कराना चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक सेफ़ जगह है। बलूचिस्तान का सॉफ्ट इमेज हम थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उजागर कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जो और नेशनल लेवल के इवेंट्स हैं, जैसे हमारी आवाम की बड़ी ख्वाहिश है कि PSL के मैचेस क्वेटा में होने चाहिए, तो और गवादर में होने चाहिए इवन। तो हम ये समझते हैं कि हम जो ये तमाम इवेंट्स करा रहे हैं, और हमारा पार्टनर इसमें जियो सुपर हमारे साथ है, तो ये हम बावर कराना चाहते हैं सारी दुनिया को कि हमारा बलूचिस्तान एक सेफ़ जगह है। बलूचिस्तान के लोग। तो सर आपने कोई बात की है कि ये गवादर और क्वेटा में PSL के मैचेस वगैरह कब तक मुमकिन हो सकेंगे? आई एम श्योर आप कोशिश तो कर रहे होंगे इस सिलसिले में। जी बिल्कुल, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मैं नदीम उमर साहब का आपके चैनल की तवज्जो से एक दफ़ा फिर बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमने एक कदम आगे बढ़ाया, उन्होंने हमारे साथ 2 कदम आगे बढ़ाए, और हमारे साथ उनका एक MOU साइन हुआ है जो कि न सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बल्कि और स्पोर्टिंग इवेंट्स के हवाले से भी है, जहाँ मिल के पार्टनरशिप करके डिफरेंट स्पोर्ट्स में हम चीज़ों को लेके चलेंगे। एक गवादर के हवाले से एक बहुत अच्छी हमारे पास एक प्लान है, जो ऑब्वियसली मैं और हमारी टीम और क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम ने इस पर बड़ा एक्सटेंसिव काम किया है। और जैसे हम सरप्राइजेज़ देते आए हैं कौम को, इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और बहुत जल्द इसको इंशाल्लाह होपफुली गवादर जीप रैली के दिनों में ही इनको हम आवाम के सामने अनफोल्ड करेंगे। और इंशाल्लाह हम वंडरफुल जी, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बहुत शुक्रिया आपका मीर इमरान गिचकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बलूचिस्तान। आपने सुन ही लिया होगा वैसे सब जगह पर कि पेट्रोल जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया, ऑलमोस्ट 4 रुपये फी लीटर का इजाफा हुआ है। हम महंगाई का इतना रोना रो चुके हैं, और आवाम भी, क्योंकि हम भी आवाम हैं और आवाम से हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद जब वज़ीरों और मुशीरों और रहनुमाओं से हम बात करते हैं और उनकी जो तौजीहात सामने आती हैं, तो लिटरली हमें अपने लिए भी दुख होता है और गरीब आवाम के लिए इससे ज़्यादा दुख होता है कि जब वो ये बातें सुनते होंगे टेलीविज़न पे बैठे हुए इन रहनुमाओं को करते हुए, तो उनके सीने किस तरह जलते होंगे। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं लोग, महंगाई की तौजीहात क्या क्या पेश की जाती है। उसकी वजह यह है कि लोग बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलें ख़रीद रहे हैं और डिमांड की वजह से वो महंगी हो रही है। ये एडजस्टमेंट होती हैं, पूरी दुनिया में भी महंगाई है, डॉलर की वजह से भी महंगाई है, लेकिन यकीन माने ये जो महंगाई आपको लग रही है ये महंगाई नहीं है। ये एक लिहाज से खुशहाली की एक अलामत है कि लोग मोटरसाइकिलें ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। ये देख लिया, इफ़ इट मेड सेंस टू यू प्लीज़ हमें बताइएगा जियो पाकिस्तान TV पे लिख के। हुकूमत का आज़म तो था है, लेकिन उसमें हुकूमत के ही जो पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत की वजह से ही जो महंगाई हो रही है, इंटरनेशनल भी इसमें फैक्टर्स हैं। उसमें लोगों के इरादे जो थे घर बनाने के लिटरली अब दम तोड़ते जा रहे हैं। पहले में एक कमरा आप जितने में बनता है ना, उसमें आप एक फ्लोर डाल लेते थे, फिनिशिंग के साथ में बात कर रहा हूँ, और ये सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी की तो हम बात कर रहे हैं, टाइलों, सैनिटरी, बिजली की तारों पे तो आप जाएं ना। इवन स्विच बोर्ड्स जो आप लगाने होते हैं, आप बेसिक ज़ाहिर है रहने के काबिल तो घर बनाना होता है ना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते अब घर बनाना क्या, रेनोवेट करने का भी। लाहौर से हमें अपडेट करेंगे जवाद मलिक।
जी बिल्कुल, इस वक्त अगर हम महंगाई की बात करें तो वो इस वक्त काबू में नज़र नहीं आ रही। अगर डॉलर की कीमत की बात करें तो रुपये की बेकदरी इस वक्त बहुत बढ़ चुकी है। डॉलर 170 रुपये से भी तजावज़ कर चुका है। इस तरह अगर हम बात करें तामीरात के शोबे की, हाउसिंग सेक्टर की, तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि बड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है, महंगाई नज़र आ रही है, आम आदमी तंग नज़र आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाहौर चैम्बर के नए सदर नुमान कबीर साहब। हम इनसे बात करेंगे कि उनका क्या एजेंडा होगा, खासतौर पर तामीराती सनत जो है उसके हवाले से, जो महंगाई है उसके हवाले से क्या कहते हैं वो। नुमान साहब बताइएगा कि जो घर बनाना पहले गवर्नमेंट का भी मंशूर था और एक आम आदमी के लिए आसान था, अब किस हद तक मुश्किल हो चुका है? बहुत शुक्रिया जी, इसमें कोई शक नहीं। जो आपने हाउसिंग सेक्टर की बात की कि बहुत ही महंगाई का तूफ़ान आया हुआ है, बिलखुसूस बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। बावजूद इसके कि हुकूमत ने बहुत से इंसेंटिव्स दिए हैं इस सेक्टर के लिए, लेकिन आज एक 5 मरले का मकान बनाना भी 1.5 करोड़ रुपए के करीब पहुँच चुका है, अगर आप थोड़े से रीज़नेबल इलाके में बनाएं। और एक गरीब आदमी के लिए, बल्कि मिडिल क्लास आदमी के लिए घर बनाना एक नामुमकिन सूरत हो चुकी है। मैं आपकी वसातत से बस हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमें बिल्डिंग मटीरियल्स की कीमतों को, सीमेंट, सरिया, बजरी, रेत, इन तमाम पे खसूसी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि कीमतें कम हो और एक आम आदमी भी अपना घर बनाने की ख्वाहिश पूरी कर सके। सो ये आपने सूरत हाल देख ली। आम आदमी के लिए लिटरली पहले भी ख्वाब था, लेकिन अब तो नामुमकिन ही होता जा रहा है घर बनाना। वज़ीर आज़म इसी अज़्म के साथ मैदान में आए थे, बहुत से घर बनाने के वादे भी थे। अच्छा जी, प्रेसिडेंट स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन हमाद पूनावाला हमें ज्वाइन करेंगे इन द नेक्स्ट आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। उनसे भी ज़रा रोशन डालेंगे। फ़ी टन सरिये की कीमत में ना 45 से 50 हज़ार रुपये इजाफा हुआ है, जो मेजर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के इंक्रीज़ की वजह और सबब भी बना है। 4000, 3800, 3500 भी अगर आप बहुत ही नॉमिनल कंस्ट्रक्शन की तरफ जाए पर स्क्वायर फुट की हम बात कर रहे हैं। सीमेंट की कीमत में फ़ी बोरी 50 से 100 रुपये का इजाफा हुआ है। जो फिनिशिंग मटीरियल्स है ना, उसमें तो आप भूल ही जाए। इवन एक चाइनीज़ टाइल भी आप ले लें या लोकल मैन्युफैक्चर टाइल भी आप ले लें तो वो भी पर स्क्वायर फुट बहुत महंगी मिल रही है। सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड इन इट। ये लाइन बड़ी टेलिंग है। जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो। इसको आप मुल्की सतह पर देख लें, इसको आप इंटरनली मुल्क के अंदरूनी जो इश्यूज़ हैं उस पर देख लें, इसको आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी सिनेरियो में देख लें, आप अपने वर्किंग एनवायरनमेंट पे देख लें, आप अपने बिजनेस में देख लें। जहाँ जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, वहीं पर आवाज़ आती है। सो जुल्म और अमन, अगर कोई ये चाहता है, अगर कोई ये कोशिश कर रहा है कि साथ साथ चलता रहे, ऐसा नामुमकिन है। टू बी ऑनेस्ट, हम इतने साल पहले ये बात कर दी गई और कह दी गई और गा दी गई, और उसके बाद भी आज हमें समझ ना आए तो हमारी कोताही है और हमारी ही कमअक्ली है। खैर, उस पर हम क्या बात करें। अभी हम बात करेंगे PMC के इशू पर। मेडिकल एंट्री टेस्ट इम्तहानात का सिलसिला अख्तिताम को पहुँच गया, लेकिन तरीक़ाकार और नताइज से नाराज़ तलबा का एहतजाज ख़त्म होके नहीं दे रहा है। इस्लामाबाद में डी चौक पर 8 रोज़ से मुसलसल धरना देने वाले सैकड़ों तलबा और तालिबात ने पार्लियामेंट की जानिब बढ़ते हुए तमाम रुकावटें हटा दी। यहाँ पर कराची में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाद जब चीफ जस्टिस साहब आए हुए थे तब भी मुजाहरे हो रहे थे। मुजाहिरीन का रास्ता रोकते हुए पुलिस ने तलबा पर लाठीचार्ज भी किया। तलबा और पुलिस के दरमियान झड़प में कई तलबा गिरफ्तार हो गए, जख्मी भी हुए। टेस्ट दोबारा लेने के मुतालबे पर तलबा बज़िद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात को इनके मुस्तरद कर चुकी है। इससे पहले ही PMC पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से MD कैट के इम्तहानात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है PMA की तरफ से। सो MD कैट के इम्तहानात से पैदा होने वाला तनाज़ा ऐसा लग रहा है कि पहली मरतबा इतना एक्सट्रीम लेवल पर अब खड़ा हो गया है। इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। सिर्फ ये कहकर बात नहीं बनेगी कि जी एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एल्गोरिथम में भी कोई मसला नहीं था, टैब्स में भी कोई इशू नहीं आया, अब जो क्वेश्चंस का पूल है वो भी लीक नहीं हुआ। सिर्फ ये कहने से मसला नहीं होगा। ये सारे पागल तो नहीं आए, आई एम सॉरी टू से। ये जो सड़कों पे निकले हुए एहतजाज कर रहे हैं, कुछ इनकी भी सुन लें। अगर अपनी सुनानी है तो कुछ इनकी भी सुन लें। डॉक्टर अरशद तकी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट PMC। डॉक्टर साहब, हमारा एक जनरल हमारा कौम का ये रवैया होता है, हमारे असातिज़ा का पर्टिकुलरली ये रवैया होता है कि भाई अगर स्टूडेंट कोई बात कर रहा है ना, वो तो स्टूडेंट है इसलिए बात कर रहा है, उसने पढ़ा नहीं है या वो नालायक है इसलिए बात कर रहा है। सर, मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा इस चीज़ को सोचने की, तब्दील करने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा अगर इंसान बड़ा होता है उम्र और तजर्बे में तो उसको अपनी बड़ाई दिखानी भी चाहिए। आपको ये मसला अब किस तरह हल होता हुआ नज़र आता है? क्योंकि इससे पहले हम आपसे तफसील से बात कर चुके हैं। टेस्ट के फ्लॉज आप कहते हैं नहीं है, स्टूडेंट्स कहते हैं, बट समहाउ दिस इशू हैज़ टू बी सॉर्टेड। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। पहली बात तो ये है कि स्टार्ट जजमेंट से नहीं करना।
आपने उनकी सबकी बात सुनी, हमारी बात पहले भी बहुत शुक्रिया कि आपने सुनी भी और सुनाई भी सब लोगों को। हमारा मौक़िफ़ एक बड़ा सिंपल सा है और वो ये है कि अगर कोई टेस्ट के अंदर कमियां हैं तो वो रिव्यू प्रोसेस के अंदर नज़र आ जाएगी और इसीलिए हमने पहले ही कह दिया कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद रिव्यू प्रोसेस होगा, क्वेश्चन आइटम एनालिसिस होता है और वो एक साइंटिफिक चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप स्ट्रीट्स के ऊपर एलिगेशंस लगा के और वहीं जज करके उसका फैसला नहीं कर सकते। ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, इसमें हर चीज़ का, तमाम चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है। इनके ऑडिट्स हो सकते हैं और हमने पहले भी कहा था कि उनके ऑडिट्स के लिए हम ओपन हैं। सेकंड, क्वेश्चंस के बारे में बात हुई। क्वेश्चंस का रिव्यू अभी प्रोसेस, अब टेस्ट, मेन टेस्ट खत्म हो चुका है, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, आज से ही शुरू हो जाएगा। तमाम फ्लॉड क्वेश्चंस अगर जो होंगे उनको निकाला जाएगा। ये हमने पहले अनाउंस भी किया और मैंने पहले आपको इस इंटरव्यू में आपके साथ ही वादा भी किया था कि होगा, वो आज से ही शुरू कर दिया जाएगा, शुरू हो जाएगा। आपकी इत्तला के लिए, जितनी मेडिकल कॉलेजेस में 20,000 सीट्स हैं, उससे कहीं ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की पास हो चुकी है। सो जो पास हुए हैं उनको भी तो आप देख लें, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उनकी भी तो सुन लें। वो पास, और इतने स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। अब जो दो चीज़ें हैं जिनका पहले दिन से हमने कहा था कि हमने जवाब देना है और उसके लिए हम जवाब दे हैं। एक तो ये है टेक्नोलॉजी में कोई फ्लॉ नहीं था, टेस्ट ठीक हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, उसकी एग्जीक्यूशन में कोई फ्लॉ नहीं था। सेकंड, क्वेश्चन बैंक के अंदर अगर कोई मसले थे, मीनिंग बाय अगर कोई आइटम्स फ्लॉड थे, तो वो हमने आइडेंटिफाई करके उनको निकालना है। क्वेश्चन बैंक जो है वो ऑलरेडी लीक हो गया था और जो बाद में आने वाले टेस्ट देने वाले तलबा थे उनको उन क्वेश्चंस का इदराक था या उनको पहले से पता थे, इसमें कितनी हकीकत है? क्योंकि वो सब ये कहते हैं ना, स्टूडेंट्स का ये मुतालबा भी है कि भी एक ही दिन टेस्ट लें हमारा। जी, एक चीज़ तो, पहली चीज़ ये है कि आप ट्रेंड्स देखते हैं और सेकंड, अगर क्वेश्चन बैंक लीक हुआ था तो वो क्वेश्चंस बैंक कहाँ था? बैंक तो बहुत बड़ा बैंक होता है, वो क्वेश्चन बैंक कहीं किसी को नजर आया और क्या उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा? हमने पहले दिन से हमें मालूम था कि जो बच्चे जिन्होंने बहुत से शुरू से तैयारी की हुई है, वो बच्चे उन्होंने सबसे पहले रजिस्टर किया है, वो बच्चे सबसे पहले अपने स्केड्यूल तय करेंगे और उन्होंने अपने स्केड्यूल जो है एंड में तय किए हुए हैं। लिहाजा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसके बाद एक स्टेज के बाद नहीं, उसका एनालिसिस डॉक्टर साहब इस तरह से नहीं किया जा सकता कि जिन बच्चों ने एंड में टेस्ट दिया है, जो आखिरी के दिनों में टेस्ट दिया है, क्या उनके पास होने की परसेंटेज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने शुरू में टेस्ट दिया, या फिर अभी इसका एनालिसिस नहीं हुआ? उसका सबका एनालिसिस होगा और हो रहा है और वो परसेंटेजेस भी हम आपको दे देंगे। क्योंकि ये इससे बात क्लियर हो जाएगी ना कि भाई आखिर में आने वालों को कोई अनड्यू फायदा हुआ या नहीं हुआ। ये बात इससे क्लियर हो जाएगी कि आखिर में कितने पास हो रहे हैं, शुरू में कितने पास हो रहे हैं। क्वेश्चन दो होंगे। एक तो ये है कि क्या अनड्यू फायदा हुआ और क्या एक वो डिफरेंट दो कोहॉर्ट्स थे। ये सारी चीजें एनालिसिस के बाद आज सामने आ जाएंगी और हम आपके साथ शेयर कर देंगे। डॉक्टर साहब, ये सारा आपकी बात हम बसद एहतराम सुन रहे हैं, हम आपके रुतबे का, आपके शोबे का बड़ा एहतराम करते हैं। ज़ाहिर है आप कोशिश कर रहे हैं इसको बेहतरी लाने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो टाइम होता है ना जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये बहुत ही टॉर्चरिंग होता है उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी, और ये बच्चों के वालिदैन के लिए भी और उनके टीचर्स के लिए भी, और बड़े बड़े ब्राइट स्टूडेंट्स को भी ऑल्सो पर्सनली नो जो कि हु कुड नॉट मेक अप इन दिस टेस्ट। अब ये बताइए कि क्या ऐसी कोई राह निकल सकती है कि जो भी रिजल्ट आ गया है अभी आप उसको कह दीजिए इस रिजल्ट को आप होल्ड समझें, ये रिजल्ट फाइनल नहीं है और हम सारा प्रोसेस रिव्यू करेंगे और उसके बाद एक फाइनल रिजल्ट देंगे? क्योंकि देखिए रिजल्ट ऑलरेडी आ गए हैं, वो सारा वो बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। जी, मैं आपको यही बता दूं, हम ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने ये अनाउंसमेंट बिल्कुल शुरू में कर दी थी और वो ये थी कि ये जो रिजल्ट आपको दिया जा रहा है ये प्रोविजनल रिजल्ट है। 10 अक्टूबर तक आपको फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा जो एक सर्टिफिकेट की फॉर्म में होगा, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट का आपका डिटेल रिजल्ट अलग-अलग से होगा। इस प्रोसेस, ये टाइम हमने इसी आइटम एनालिसिस के लिए लिया था और ये आइटम एनालिसिस जो है ये साइंटिफिक तरीका है, सारी दुनिया में होता है और ये वाले टेस्ट जो हैं हमने कोई नया इजाद नहीं किया, सारी दुनिया में इसी तरह से कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है और इसी तरह से
अगर आप सेट भी देख लें तो एक जगह नहीं होता, एक वक्त में नहीं होता। आइडिया एक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता जरूरी कि एक दिन एक पेपर सबको दिया जाए। अब हम इंटरनेशनल सेंटर्स में भी करवा रहे हैं, तो शिकागो और लंदन और दुबई और कतर और पाकिस्तान, इन सब के टाइम जोन्स डिफरेंट हैं। So it is logistically very impossible as well कि सारे को एक ही दिन टेस्ट किया जाए। so logistically impossible है। इवन लास्ट ईयर जब पेपर बेस्ड एक टेस्ट था तो हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ हमें वो बच्चे जो कोविड इफेक्टेड थे उनके लिए हमें एक अलहदा टेस्ट बाद में करना पड़ा। So but that was considered to be and accepted to be the same test because it was from the same question bank and the same question pool. So वो चीज़ जो है वो उस तरह से आप उसको नहीं देख सकते। सेकेंड, हम ये जो इसकी आइटम एनालिसिस है ये बड़ा साइंटिफिक तरीका है, एक्सेप्टेड तरीका है, हमने कोई नया इजाद नहीं करना। अगर एक बच्चे कहते हैं कि एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो वो क्वेश्चन करने वालों की और उसमें फेल होने वालों की तादाद बड़ी होनी चाहिए। अगर 60% बच्चा या 50% बच्चा उस क्वेश्चन को करेक्ट कर रहा है तो फिर इसका मतलब है, क्योंकि ये सारी जिस किसी ने थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी पढ़ी है उसको मालूम है कि तुक्के के साथ पास होने वालों की तादाद जब बड़ा सैंपल ले लें तो 25% से ज़्यादा नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, एल्गोरिथम के इश्यूज बहुत सारे कि भाई वो सवाल ऐड नहीं हुआ, वो हमने सही किया क्वेश्चन, वो उसमें नहीं हुआ, हमने इतने आंसर दिए थे, जब एंड में रिजल्ट आया तो इतने आंसर एक्सेप्टेड ही नहीं थे। ये इश्यूज आए हैं बच्चों के। मेरी अर्ज सुन लें, ये इशू आए नहीं हैं, ये इशू परसीव कराए गए हैं। अच्छा, एक थोड़ी देर के लिए हैंग हुआ, उसका एक बड़ा आसान सा तरीका, और मैंने पहली बार भी कहा था और अब एनालिसिस में सामने आ रहा है कि अगर एक क्वेश्चन बच्चा समझता है कि मेरा सबमिट नहीं हुआ तो वो उसके अंदर आना चाहिए ना एज नॉट अटेम्प्टेड। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? और मैं होप कि मैं समझा पा रहा हूँ कि अगर वो सबमिट नहीं हुआ तो वो एज नॉट अटेम्प्टेड आएगा। एक क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शंस होती हैं, या तो वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है या नॉट अटेम्प्टेड है। सो अगर वो नॉट अटेम्प्टेड है, सबमिट नहीं हुआ तो अटेम्प्ट नहीं हुआ। अगर वो अटेम्प्ट नहीं हुआ तो हमारे पास क्वेश्चंस की तादाद आ जाएगी कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हुए, और अगर वो क्वेश्चंस की तादाद जो नॉट अटेम्प्टेड है वो बहुत माइनर हो तो कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं भी किए होते। हमने ये देखना है कि क्या सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जो बच्चा भी कहता है मेरी ये मसला है, और हमने बच्चों के रोल नंबर्स भी नोट किए। अभी बच्चों के लिए अनाउंसमेंट ये है कि बच्चे 10 अक्टूबर तक अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार करें। हम फाइनल रिजल्ट के अंदर जो आइटम्स हम देखेंगे कि फ्लॉड हैं, जो बावजूद रिव्यूज के भी हमारे उस स्टैंडर्ड पे पूरे नहीं उतरे और बच्चों ने उसको समझ नहीं सके, और उसका जो भी वो स्टैटिस्टिकल तरीका है उसमें हमने रिव्यूअर्स को ऑलरेडी एंगेज कर लिया है। वो क्वेश्चन जब रिमूव होने के बाद उस क्वेश्चन को रिमूव करके और उस क्वेश्चन में हर बच्चे को उसका नंबर दे दिया जाएगा। सो वो फाइनल रिजल्ट उसके बाद आएगा, और ये हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। चलिए, वी लुक फॉरवर्ड टू दैट, और लेट्स सी। जी क्विकली सर, टाइम कम है हमारे पास। और ये हमने बहुत शुरू में अनाउंस कर दिया था। लेट्स सी कोर्ट में किस तरह ये मामला प्रोसीड आगे होता है, वो वहाँ पे भी चैलेंज कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर अरशद तकी हमारे साथ मौजूद थे, प्रेजेंट PMC। सो बच्चों, दिस इज़ व्हाट वी कुड डू फॉर यू, और ऑल दोज आर प्रोटेस्टिंग, हमारा काम ये है कि हम उनका मौक़िफ़ पहुँचाएँ, इनका मौक़िफ़ पहुँचाएँ। बाकी लेट्स सी कि अदालतों पर किस तरह मामला सेटल होता है और PMC आगे क्या करती है। एक खबर जो हमने सोचा, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन्स हैं आजकल, एक अच्छी खबर है, पाकिस्तानी कोई भी अचीव करता है कोई चीज़ तो हमारा सबसे पहला ये काम होता है कि हम उसको यहाँ पर प्रमोट करें, शेयर करें। नेपाल से खबर आई है कि जनाब, हाँ, खबर ये है कि सरबाज खान हमारे कोपेमा हैं, इन्होंने धावला केरी चोटी सर कर ली है, और 8,167 मीटर बुलंद ये चोटी है, और 9 चोटियाँ जो 8,000 मीटर से बुलंद हैं ये सर करने वाले सरबाज खान पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। इन्होंने K2 सर की है, इन्होंने ब्रॉड पीक सर की है। सो सरबाज, कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, और इंशाल्लाह आप खैर खैरियत से वापस आ जाएँ तो वी गोना हैव यू ओवर द स्टूडियोज़, और आपसे फिर गपशप करेंगे कि आपका एक ऐसा तजर्बा रहा और आप मज़ीद क्या करना चाहते हैं। अच्छा जी, वी गोना सी यू ऑन मंडे, एंड हुमा वुड बी बैक विद अस इंशाल्लाह ऑन मंडे। कराची वालों, स्टे सेफ ऑफ द रेन, इन द रेन, और वैसे भी सब लोग मास्क पहने, एहतियात करें।